मॉनसून का मौसम आया और अपने साथ लेकर आया बारिश की फुहार, और बारिश की फुहार के साथ साथ लोगों को हो रही है पिंपल्स की प्रॉब्लम, एक्ने की प्रॉब्लम, स्कैल्प में खुजली और दांत खाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हेल्थ साइट। मैं हूं आपके साथ आशु और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर कालरा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू आशु जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी। मॉनसून में ये प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं? देखिए, मॉनसून में ह्यूमिडिटी होती है और ह्यूमिडिटी की वजह से काफ़ी बिल्डअप हमारे स्कैल्प में, बॉडी में होने लगता है, बिकॉज स्वेटिंग बढ़ जाती है। तो ऑब्वियसली जैसे आपने जो प्रॉब्लम्स अभी बोली, डैंड्रफ, इट्स वेरी कॉमन इन मॉनसून। सेम वे एक्ने, बिकॉज पिंपल्स हमारे ऑयल सिक्रेशन पे डिपेंड करता है और ह्यूमिड वेदर की वजह से ऑयल सिक्रेशन ज़्यादा होता है। तो वहाँ एक बैक्टीरिया बैठा है हमारे ऑयल ग्लैंड्स में जिसका नाम क्यूटीबैक्टीरियम एक्नीस है, जिसके नाम पे एक्ने बोलते हैं हम लोग। उसको इन्वायरमेंट मिल जाता है फ्लरिश करने का, तो वो और ग्रो करता है और मल्टीप्लाई करता है। सेम वे जो हमारे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पसीना ज़्यादा आता है, उनको हम इंग्लिश में, मेडिकल लैंग्वेज में फ्लेक्सर्स बोलते हैं। सो दैट इज़ जहाँ दो फोल्ड्स मिलते हैं, मे बी योर अंडर आर्म्स, योर थाई एरिया, आपका नेक वाला एरिया, फीमेल्स में बिलो दी ब्रेस्ट वाला एरिया। तो वहाँ पे पसीना थोड़ा कलेक्ट होता है, उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। जो ये आपने बताया दाद होती है, जो दाद आपने बताया ये पसीने की वजह से, हम ये टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में ज़्यादा देखते हैं। ये फंगल इन्फेक्शन में लोग अक्सर देखते हैं। होम रेमेडीज़ बहुत होती है हमारी, क्या होम रेमेडीज़ यूज़ करना सही है? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन दांत के साथ क्या है, होम रेमेडीज से ज़्यादा लोग क्या गलती करते हैं, दे हार्डली थिंक ऑफ विजिटिंग अ डॉक्टर। आई मीन दिल्ली जैसी सिटी, जो टियर 1 सिटी है, वहाँ भी लोग पहले केमिस्ट के पास चले जाते हैं और वो कहते हैं कोई मलहम दे दो भैया, दांत का मलहम दे दो, मेरा दांत ख़त्म हो जाए। अनफॉर्चुनेटली 90% केमिस्ट नहीं एजुकेटेड हैं क्या देना है, और वो स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम दे देते हैं जो बहुत नाम से आती है, मैं ब्रांड नेम नहीं लेना चाहूँगा, पर ज़्यादातर के एंड में 8 होता है, ऐसे करके लिखा होता है ना। तो दीज़ा या डर्म करके होंगी कई क्रीम्स, तो उनमें स्टेरॉइड होता है। जब आप स्टेरॉइड लगाते हो, आपको 2-3 दिन लगता है, इन्फ्लेमेशन थोड़ी कम है, जैसे ही आप छोड़ते हैं दाद और ज़्यादा बढ़ता है, राइट। तो स्टेरॉइड हमारी लोकल इम्यूनिटी को स्लो डाउन कर देता है, तो हमें लगता है थोड़ा आराम आ रहा है। जैसे ही हम छोड़ते हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और इसके लिए जो हमारी इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, हमने कई मुहिम करी हैं इसके लिए, मैराथन भी भागे हम लोग, बहुत से शोज़ भी करे हैं, बहुत से पॉडकास्ट में और इंटरव्यूज़ में बात कही गई है कि प्लीज़ ये क्रीम्स अपने आप ना लगाएं, डू कंसल्ट अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली जो लोकल डॉक्टर्स हैं, जो MBBS हैं, या आजकल गाँव में BMS वगैरह भी एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं, उनको भी सही क्रीम का आइडिया नहीं है, वो भी यही क्रीम्स दे देते हैं। दूसरी बात, आप ठीक कह रहे हैं, टियर 2 टियर 3 में ज़्यादा है, बट टियर 1 में भी अच्छे खासे, आज से मैं 15 साल पुरानी बात करूं तो दाद वगैरह थोड़ा सा लोअर क्लास या पुअर क्लास में होता था, बट आजकल बड़े एफ्लुएंट क्लास में भी हम देखते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं जो फंगस ऑर्गेनिज्म है, जस्ट लाइक बैक्टीरिया, उसमें भी रेजिस्टेंस आ गया है, तो वो ईजिली ठीक भी नहीं हो रहा है। हमें ओरल मेडिकेशंस का यूज़ करना पड़ रहा है, सिर्फ क्रीम से कई बार दाद हमसे भी ख़त्म नहीं होता है। तो आपने कहा क्रीम लगाते हैं लोग, लेकिन हमने कई वीडियोस ऐसे देखे हैं, हम भी कई पेशेंट से मिलते हैं, तो क्रीम लगाने के बाद कई बार क्या होता है, स्किन पतली हो जाती है। वो स्टेरॉइड क्रीम से होती है ना, वही मैं बात कर रहा हूँ। वो क्रीम्स गलत हैं। 2-4 का तो टीवी पे ऐड भी आता था, तो आप समझ लीजिए कि जो IB मिनिस्ट्री है उसको लिख लिख के वो एड्स बंद कराए गए कि ये क्रीम्स एडवर्टीजमेंट वाली नहीं है, ये कोई मॉइस्चराइजर नहीं सेल हो रहा है, इट्स अ पोटेंट क्रीम जिनमें स्टेरॉइड्स हैं। तो वो क्रीम्स को बंद करने से थोड़ा फ़ायदा हुआ है, बट आज भी लोग अपने आप जाके वही क्रीम्स लगाते हैं। जब तक वो हमारे पास आते हैं काफ़ी फैल चुका होता है दांत, तो हमें ओरल मेडिकेशन से ही ठीक करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी की फैमिली में, अगर मान लीजिए मुझे है या किसी एक इंसान को है, तो क्या वो मुझे हो सकता है या किसी और को हो सकता है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। येस, डेफिनेटली हो सकता है। दांत एक कंटेजियस प्रॉब्लम है, अनलाइक एक्ने या डैंड्रफ, वो कंटेजियस नहीं होता है, बट दांत एक इन्फेक्शन है, फंगल ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे, और वो आप फैला सकते हैं थ्रू योर टाल्स, योर बेड शीट्स, या कॉन्टैक्ट से आप आ रहे हैं तो फैल सकता है। कई बार हमने देखा है बच्चे को दाद है, वही टावल माँ यूज़ कर रही है तो माँ को दाद हो रहा है, तो इट इज़ देयर, फैलता क्या है। करना चाहिए फैमिली में अगर किसी को दाद हो जाए तो? डेफिनेटली यू हैव टू टेक केयर कि पहले तो उनको ट्रीट कराएं, सेकेंडली उनकी जो क्लोथिंग है, जो उनकी बिलोंगिंग्स हैं, वो सेपरेटली वॉश करें, धूप दिखाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये चीज़ें, ये प्रिकॉशंस, कई बार लोग अक्सर घरों में जो बॉडी टॉवल्स हैं वो तो सेपरेट होते हैं, बट हैंड टॉवल्स कई बार सेम टंगा रहता है वॉशरूम में, उससे भी दांत फैल सकता है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप हैंड टॉवल भी अलग रखें। तो हाइजीन, जो हम कोविड में हाइजीन मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे एक दूसरे से,
समवॉट लाइक दैट। अगर किसी को दाद है तो ट्राई करें कि वो और लोगों के संपर्क में ना आए। दांत के साथ साथ सर, हम मॉनसून में जब बात आती है तो हम देखते हैं कई लोगों के पैरों की उंगलियां जो होती हैं उसके भी छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। तो ये क्या है? वो भी एक तरीके का दाद है, उसको एथलीट्स फुट का नाम दिया गया है। वैसे हमारी लैंग्वेज में उसे टीनिया पीडिस बोलते हैं। तो टीनिया दांत का मेडिकल नाम है और एरिया के हिसाब से, जैसे स्कैल्प में टीनिया कैपाइटिस होता है, बॉडी में टीनिया कॉर्पोरिस होता है, जो हम फ्लेक्सर्स की थाइस की बात कर रहे थे उसको टीनिया क्रूरिस बोलते हैं। तो लेग में भी बहुत कॉमन है होना, और पसीने और उससे बढ़ता है, और ज़्यादातर ये लोग शूज़ में रहते हैं। इसका नाम एथलीट्स फुट इसीलिए दिया गया है बिकॉज एथलीट्स दे आर ऑलवेज इन द शूज़, बहुत चलते हैं, भागते हैं, तो वहाँ पसीना कलेक्ट होता है, तो फंगस को ग्रो होने का चांस मिलता है। बिल्कुल। अभी आपने कहा कि स्कैल्प में भी हो जाता है, स्कैल्प में इसके सिम्टम्स क्या हैं? स्कैल्प में टीनिया कैपाइटिस इज अ डिफरेंट इन्फेक्शन, जो कि टीनिया जो फंगस है उससे हो रहा है। उसमें आपको अक्सर एक राउंड सा वहाँ पे एक सर्कल सा बन जाएगा, बाल भी थोड़े से कम हो जाएंगे, बहुत क्रस्टिंग, इरिटेशन, इचिंग और रेडनेस शुरू हो जाएगी। ज़्यादातर बच्चों को अफेक्ट करता है। दूसरा जो फंगस हमारे स्कैल्प में होता है जो बहुत कॉमन है, आपने पहले एक लाइन में उसको बोला है, डैंड्रफ, जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, ये भी एक फंगल इन्फेक्शन है, बट ये फंगस उतना खतरनाक नहीं है जो टीनिया कैपाइटिस की हम बात कर रहे हैं, और ना ही एक दूसरे से इन्फेक्ट होता है, बिकॉज दिस इज़ योर ओन सिक्रीशन। ये मेलेसेजिया फंगस है जो हमारे ह्यूमन बींग्स के सबके स्कैल्प में है, वो रहता है। सो हम ह्यूमन बींग्स बहुत से बैक्टीरिया फंगस कैरी करते हैं हमारे अंदर, गट में भी करते हैं, एक्सटर्नल बॉडी में भी करते हैं, इनफैक्ट स्किन में गट से ज़्यादा करते हैं, और इनको कमेंसल फ्लोरा बोला जाता है जो रहते हैं वहाँ पे ड्यू टू सर्टन रीजंस। जैसे अब हमने स्वेटिंग की बात करी, ह्यूमिड वेदर की बात करी, तो उसके कारण थोड़ा सा जब सिक्रीशन बढ़ता है तो फंगस को इन्वायरमेंट मिलता है और वो ग्रो करता है, और उसके इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स से जो वहाँ पे रेडनेस है और जो इरिटेशन है उसकी वजह से डैंड्रफ डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो डैंड्रफ भी एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है। डैंड्रफ की आपने बात की, तो डैंड्रफ कई बार देखते हैं कि लोगों के कपड़ों पे होता है कि वो कंघी कर रहे हैं तो कपड़ों पे गिर रहा है, लेकिन मैंने कुछ लोगों के डैंड्रफ इतने देखे हैं कि वो अगर स्कैल्प पे छू रहे हैं तो पूरी नाखूनों में वाइट वाइट हो जाता है। ऑब्वियसली सिवियरिटी इंपॉर्टेंट है, एंड डैंड्रफ के लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा, 90% लोग ना कंफ्यूज भी रहते हैं। कोई भी स्कैल्प कंडीशन में जब थोड़ी रूसी होती है उसे डैंड्रफ समझ लेते हैं, बट कई बारी वो डैंड्रफ ना होकर कुछ सीरियस कंसर्न्स भी हो सकते हैं। जैसे एक कंडीशन होती है स्कैल्प सोरियासिस। तो सोरियासिस एक डिजीज़ है जिसमें आप ही की स्किन एक्सफोलिएट होकर निकलती है, अक्सर हाथों में, पैरों में होता है, और ऑलमोस्ट 20% लोगों को स्कैल्प में भी होता है। तो स्कैल्प सोरियासिस लोग सोचते हैं डैंड्रफ है, वो ओवर द काउंटर शैम्पूज वगैरह से कई महीने साल काट देते हैं, और फिर वो देखते हैं कि वहाँ तो रेड हो रहा है, ब्लीडिंग भी हो रही है थोड़ी, तब वो हमारे पास आते हैं, तब उन्हें पता लगता है तो स्कैल्प सोरियासिस था, विच इज़ एन ऑटोइम्यून स्किन कंडीशन। उसमें आप ही की बॉडी में कुछ सेल्स बनते हैं जो आप ही के स्किन को एक्सफोलिएट कर रहे हैं और उसको एक तरीके से निकाल रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम बिल्कुल अलग है उससे। तो इसीलिए डैंड्रफ को बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए, थोड़ा दिखाना चाहिए, और इसके भी सिवियरिटीज़ होती हैं। यू आर राइट, कई लोगों को बहुत माइल्ड डैंड्रफ होती है, कई लोग तो वॉशिंग की फ्रीक्वेंसी कम होती है उनकी, तो डैंड्रफ बिल्डअप वैसे ही हो जाता है। कई पेशेंट्स आते हैं, सर डैंड्रफ है, मैं चेक करता हूँ थोड़ी बहुत, मैं पूछता हूँ लास्ट कब शैम्पू करा था, तो उनका कहना होता है सर 1 हफ्ते पहले करा था, तो विच इज़ टू लेस। तो वो कोई भी इंसान होगा वो डैंड्रफ डेवलप कर लेगा। तो डैंड्रफ में कितनी बार शैम्पू करना ताकि डैंड्रफ ना बने? देखिए, आइडियल शैम्पूइंग की कोई फ्रीक्वेंसी डिसाइडेड नहीं है, यूजली ऑल्टरनेट डे हम लोग बोलते हैं। और अगर डैंड्रफ है, अगर आप सपोज आप बहुत जिम जाते हैं, आप खेलते हैं, स्कैल्प बिल्डअप ज़्यादा है, जैसे मानसून है आजकल, तो आप रोज़ भी शैम्पू कर सकते हैं। देयर इज नो हार्म इन शैम्पूइंग मोर। लेकिन द थिंग इज शैम्पू सही होना चाहिए, सल्फेट फ्री होना चाहिए, बहुत इरिटेटिंग नहीं होना चाहिए, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अभी आपने अपने शैम्पू की बात की, शैम्पू सही होना चाहिए, लेकिन इंडिया में हम तो ओवर द काउंटर शैम्पू खरीदते हैं, हमें क्या पता शैम्पू के अंदर क्या है? देखिए, सबसे पहले तो अपना स्कैल्प आइडेंटिफाई करें कि किस टाइप का स्कैल्प है। अगर ऑयली स्कैल्प आपको लग रहा है, आप हल्का सा अगर छूते हैं, जैसे हाथ में आप बता रहे ग्रीसी सा मटेरियल भर जाता है, उसको नेल में अगर आप हल्का सा ऐसे करेंगे तो उसमें से ऑयल भी निकलेगा, दैट मीन्स यू हैव अ ग्रीसी स्कैल्प। तो गो फॉर सम एंटी फंगल शैम्पूज जो कि आप हफ्ते में 1-2 बार यूज़ कर सकते हैं, और रेगुलर बेसिस पे बहुत हार्ड शैम्पूज ना हो, सल्फेट्स बहुत ज़्यादा ना हो, उसमें पैराबेन्स ना हो। अक्सर हम शैम्पू को, हमारा मापदंड होता है कितनी झाग बन रही है, हाँ। जो कि गलत है। जितना ज़्यादा झाग होगा उतना ज़्यादा उसमें डिटर्जेंट मिलाया जाता है, जो तो सोडियम 5 चीज़ें बता दीजिए, 5 चीज़ें, कम से कम 5 चीज़ें एज अ लेबल पे तो पढ़े हम।
देखिए बेसिकली आप ये देखिए कि उसमें सल्फेट्स कितने हैं, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। बहुत ज़्यादा कंडीशनिंग एलिमेंट्स होना भी एक शैम्पू में गलत है। आइडली या शैम्पू इज़ अ डिफरेंट थिंग, कंडीशनर इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो कई बार ये होता है हम ये देखते हैं कि कितना स्मूथ कर रहा है वो बालों को, तो कंडीशनर अलग से अप्लाई कर लीजिए। तो ये बेसिक कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। अगर आप शैम्पू चूज़ कर रहे हैं तो पहले अपने स्कैल्प को पहचानिए, तब शैम्पू यूज़ करिए। डॉक्टर कालरा, हम बाजार में देखते हैं डैंड्रफ के, अब मानसून आ रहा है तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मैं किसी ब्रांड का यहाँ नाम नहीं लूँगी, लेकिन लोग क्या करते हैं, पानी के अंदर एक लिक्विड आता है वो डाल के नहा लेते हैं कि भाई स्कैल्प साफ हो जाएगी, डैंड्रफ नहीं होगा। मार्केट पूरी भरी हुई है एंटी डैंड्रफ शैम्पू से, वो भी खरीदते हैं। क्या एंटी डैंड्रफ शैम्पू वाकई काम करते हैं? डेफिनेटली करते हैं। देखिए डैंड्रफ को आप क्योर नहीं कर सकते। डर्मेटोलॉजिस्ट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, अगर वो डैंड्रफ है तो बिल्डअप होगा, उसको क्लियर कर सकते हैं। तो अगर एंटी डैंड्रफ शैम्पू आप उसमें भी आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, क्या है उसमें इंग्रेडिएंट्स, सेकेंडली कितना डैंड्रफ आपको है, तो हफ्ते में एक आध बार आप यूज़ कर सकते हैं उसको। अगर बहुत है तो शुरू में हम लोग ये भी करते हैं कि ऑल्टरनेट डे यूज़ करके फिर उसको ट्वाइस अ वीक कर दिया, फिर वंस अ वीक कर दिया, तो यू कैन कंटिन्यू दैट, सो दैट रियली हेल्प्स। तो जब कई लोग ये भी तो कहते हैं ना कि मैंने शैम्पू करना छोड़ दिया वो वाला। हाँ, आप शैम्पू छोड़ेंगे तो डैंड्रफ फिर आएगा। यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, वो आपका बिल्डअप है जो होता रहेगा। एंड यूजुअली इसके कारण भी बहुत सारे होते हैं कि आपके हाइजीन मेथड्स क्या, आप काम क्या करते हैं, है ना, आप कितना, आप एक्सपोजर कितने पसीने में रहते हैं। सेकेंडली इसमें केमिकल्स यूज़ भी है स्कैल्प पे, आप अगर हेयर कलर करते हैं केमिकल्स यूज़ करते हैं, उससे भी फ़र्क पड़ता है। प्लस अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है ना, आप बहुत इन्फ्लेमेटरी फूड खा रहे हैं, आप बहुत जंक फूड खा रहे हैं, ऑयली खा रहे हैं, तो वो भी डैंड्रफ को इंक्रीज करता है। मैं यहाँ पर एक सवाल और ही जानना चाहूँगी। आयुर्वेद, हमारे पास हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर ऐसा दावा करते हैं कि एलोपैथी वाले जो डॉक्टर्स हैं वो सिर्फ पैसे बनाने के लिए पर्ची लिखते हैं कि आप ये शैम्पू लगा लीजिए, जो डैंड्रफ का इलाज है वो आपको आयुर्वेदा में मिलेगा। एज अ एक्सपर्ट आपकी क्या राय है इस पर? देखिए पहली बात तो आई वुड नॉट एग्री विद दिस वर्ड एलोपैथी। ये वर्ड सिर्फ हमारे देश में यूज़ होता है। द रियल थिंग इज एविडेंस बेस्ड मेडिकल साइंस, जो वर्ल्ड में यूज़ होती है। तो जिस भी साइंस का कोई एविडेंस है वो खुद में प्रूफ होगी और वो छा जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएंगे, वहाँ कोई आपको ज़्यादा ये एलोपैथी और ऐसा वर्ड नहीं सुनने को मिले, बिकॉज वहाँ प्रैक्टिस यही होता है। हमारे देश में तो अब बाबा लोग भी चलते हैं और हमारे पास बहुत से मरीज़ आते हैं। सर मेहरौली में एक बाबा हैं, वो वाइट स्पॉट्स लेके आते हैं विटली को, वो एक कुछ वो मलते हैं अपनी भभूति और सफ़ेद दाग गायब हो जाता है, और ऐसे हम सुनने को मिलता है। सो लॉट ऑफ प्लेसिबो साइंस इज देयर इन इंडिया, एंड बिकॉज वी नॉट दैट एजुकेटेड, इतना नहीं हम उस चीज़ को समझ पाते। कमिंग टू दैट, अगर वाकई में कुछ ऐसा प्रोडक्ट है आयुर्वेद की आप 4 बार यूज़ करें लाइफ में, या मैं कहता हूँ 20 बार यूज़ करें, ज़िंदगी भर के लिए डैंड्रफ ख़त्म हो जाए, तो मैं मान जाऊंगा ये बात। अनटिल एंडलेस वो डैंड्रफ होना चाहिए, वो कोई और प्रॉब्लम ना हो, जैसे मैंने कुछ स्कैल्प डिजीज की बात करी। तो डेफिनेटली आप कोई प्रोडक्ट अगर दे रहे हैं तो वो इम्प्रूव करेगा, बट डैंड्रफ बिल्डअप हो सकता है। वो बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है, वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, आपकी हाइजीन पे डिपेंड करता है, आपके खान पान पे, रहन सहन पे डिपेंड करता है। तो आई डोंट थिंक सो उसको आप एक शैम्पू से हमेशा के लिए क्योर कर सकते हैं। बिल्कुल, एक शैम्पू से या किसी चीज़ से आप उसको क्योर नहीं करें। एंड टॉकिंग अबाउट आयुर्वेद, हमारे बहुत से प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें प्लांट एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, बट उन प्लांट एक्सट्रैक्ट्स को चेक करके लैब्स में रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स रन करे जाते हैं। कोई भी दवा जब बनती है उसको 15-15, 20-20 साल लगते हैं। कितने ट्रायल्स में तो फेल हो जाती है जब तक वो ह्यूमन टेस्टिंग में आती है। भाई आज तक एड्स की वैक्सीन क्यों नहीं बना पाए? इसीलिए नहीं बन पाए, कब से ट्राई हो रहा है। इट्स सच अ इम्पॉर्टेंट डिजीज। अब कोविड में क्यों हम डरे हुए थे कि वैक्सीन लगवाएं ना लगवाएं, बिकॉज आपने 1-2 साल में, 1 साल में वैक्सीन बना दी। सो ये प्रॉब्लम्स थी ना। तो डेफिनेटली एविडेंस बेस्ड मेडिकल साइंस इज समथिंग व्हाट डॉक्टर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड प्रैक्टिस, एंड वही हमारी बुक्स हमें पढ़ाती हैं, वही हम फॉलो करते हैं। बिल्कुल। सो अब हम मानसून की बात कर रहे हैं, तो मानसून में हम देखते हैं कुछ लोगों को पसीना बहुत ज़्यादा आता है। ये क्यों होता है कि मुझे पसीना कम आ रहा है, उसको ज़्यादा आ रहा है? देखिए पसीना स्वेट का सिक्रीशन, एक हमारे स्वेट ग्लैंड्स को एक तरीके का केमिकल है, एसिटाइलकोलिन बोलते हैं उसको, वो रिलीज़ करवाता है। तो हर किसी का रिसेप्टर थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है। कई बार हमारे पास बहुत हाइपरहाइड्रोसिस के केसेस आते हैं, हैंड्स में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग रहती है, अंडर आर्म्स में बहुत
पसीने की स्मेल भी बहुत रहती है उनको इसकी वजह से। तो ये तो हर इंसान का अलग एक आप बोल सकते हो जेनेटिक मेकअप है, तो उस हिसाब से पसीना आता है। और ऑब्वियसली आपका काम क्या है, आप किस टाइप की क्लोथिंग पहन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कई बार हम ये देखते हैं कि मेरा जो रूटीन है, मेरी बहन का भी वही रूटीन है, जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ वो चीज़ें वो भी यूज़ कर रही है, लेकिन हम दोनों के जो इन्फेक्शंस हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। मुझे बिल्कुल नहीं होता, उसको होता है। हाँ, तो हर इंसान अलग है। आप दोनों के माँ बाप एक हैं तो आप दोनों की शक्लें क्या सेम हैं? आपका जो नाक है उसका नाक थोड़ा अलग हो सकता है। तो वही चीज़ बॉडी के साथ है, यू हैव अ डिफरेंट जेनेटिक मेकअप। सेकेंडली देखिए, दो चीज़ें होती हैं, यूजेनिक्स एंड यूथेनिक्स। तो आप लोगों का यूथेनिक्स यानी आप किस इन्वायरमेंट में पले बड़े हैं वो सेम हो सकता है, बट आपका जेनेटिक मेकअप कहीं ना कहीं तो डिफ्रेंशिएट करेगा ही। बिल्कुल। जैसे अब हम बात करते हैं इंडिया में कि ह्यूमिडिटी की बहुत बात होती है, हम अब ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ का मौसम कुछ और है, लेकिन राजस्थान का मौसम कुछ और है, केरला में कुछ और चल रहा है, लेकिन हम जब प्रोडक्ट्स खरीदते हैं प्रोडक्ट तो सेम होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट हमें भी ये चैलेंज आता है, पेशेंट दिल्ली में है बट जॉब बेंगलोर में है, वही मॉइस्चराइजर यहाँ तो सूट कर रहा था, वहाँ सूट नहीं कर रहा है। तो आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट, स्पेशली इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया जहाँ सी कोस्ट नहीं है, टू हैव टू सॉर्ट ऑफ रिजीम्स। कई बारी सेम फेस में विंटर की रिजीम अलग होती है, समर की अलग होती है। जो मॉइस्चराइजर आपको विंटर में सूट कर रहा है, हो सकता है समर्स में आपको लगे बहुत ऑयली हो रहा है, और उससे हो सकता है एक्ने भी आए किसी किसी को। तो मेनी अ टाइम्स वी टेल पेशेंट कि विंटर में आप ये यूज़ करना, समर में आप ये यूज़ करना। जो रेगुलर हमारे पेशेंट्स हैं जो आते रहते हैं वो भी अब समझ गए कि कब क्या यूज़ करना है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें ऑब्वियसली ये होता है। हाँ, अगर मैं कोस्टल एरिया की बात करूँ, मोर और लेस सेम रिजीम रहती है, बिकॉज थ्रू आउट द ईयर क्लाइमेट सेम रहता है। जैसे अब इंडिया में अभी हमने स्टार्टिंग दाद से की थी, हम दाद पे वापस आते हैं। हमें कहा जाता है वेदर कंडीशन सेम होती है, कई बार हैबिट्स भी सेम होती है कि हम हाइजीन कर रहे हैं, वो भी सामने वाला बंदा भी हाइजीन में प्रॉपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे नहीं होता है, लेकिन उसको ये प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा क्यों? हाँ, तो ये आपकी रिसेप्टिविटी पे डिपेंड करता है ना, आपकी स्किन कितना सेंसिटिव है, कैसे। देखिए, स्किन एक ऑर्गन है। अब कोविड में घर में 10 लोग थे, 2 तो अस्पताल पहुंच गए, 4 को बुखार आया, 4 जो उनकी सेवा कर रहे हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, कोविड तो ऐसे ही है, कुछ होता ही नहीं है, हमने सबने देखा है। तो डिपेंड्स ऑन योर इम्यूनिटी। सेम इज द केस विद स्किन। आपकी स्किन की इम्यूनिटी कैसी है, आप कितना अफेक्ट हो रहे हो, तो डेफिनेटली वो सेम नहीं हो सकता। देखिए, अब चलिए हम मानसून की बात कर रहे हैं। आपने कहा पिंपल्स हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं। पिंपल्स निकलते क्यों है? मानसून सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है पिंपल्स की, स्पेशली ऑयली स्किन वालों को। एग्जैक्टली देखिए, एक्ने जैसे कि मैंने पहले बोला, इट्स अ कंडीशन जिसमें आपका ऑयल सिक्रीशन बढ़ जाता है। इसको सिबेशियस सिक्रीशन बोलते हैं, सीबम ग्लैंड्स होते हैं। वी हैव मिलियंस ऑफ सीबम ग्लैंड्स ऑन द फेस, बहुत सारे सिबेशियस ग्लैंड्स हैं, उनकी कुछ ओपनिंग्स हैं, वहाँ पे बिल्डअप हो जाता है सीबम कुछ लोगों के। उसके कारण कई बारी हार्मोनल भी होते हैं, कुछ लोगों में एंड्रोजन का लेवल बढ़ा होता है जो ऑयल सिक्रीशन बढ़ाता है। उसके ट्रिगर्स आपकी डाइट भी हो सकती है, जंक, ऑयली, शुगर, फैट, ये चीज़ें बढ़ाती हैं। मिल्क भी कुछ लोगों में बढ़ाता है एक्ने। हाँ, ये मैं बोलना चाहूँगा, मिल्क इज़ ऑल्सो अ ट्रिगर ऑफ एक्ने, स्पेशली वी हैव सीन विद स्किम्ड मिल्क। सेकेंडली, जब भी आप स्ट्रेस में आते हैं तो आपके अंदर एक कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है जो कि एक नेचुरल स्टेरॉयड है, वो भी ऑयल सिक्रीशन बढ़ाता है और उसकी वजह से एक्ने बढ़ता है। एंड फोर्थ इज व्हाट यू आर अप्लाइंग ऑन द फेस, आप लगा क्या रहे हैं। तो अगर आपका ऑयली टेक्सचर है तो आप ट्राई करो जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स की तरफ जाओ। आप बहुत ऑयली चीज़ें लगाओगे या मॉइस्चराइजर्स बहुत क्रीम बेस्ड लगाओगे तो पोर्स और क्लॉग होंगे, तो उससे भी एक्ने बढ़ता है। और फोर्थ, स्पेशली इन गर्ल्स, हार्मोनल अगर पीसीओडी है कुछ है तो उसकी वजह से भी एक्ने बढ़ता है। तो अब ये जो सिक्रीशन पेंटअप हो गया, एक बैक्टीरिया वहाँ बैठा है जो मैंने पहले बोला, उसको इन्वायरमेंट मिल जाता है ग्रो करने का, फिर वो इन्फेक्शन शुरू करता है। और इसकी ग्रेडिंग होती है, एक्ने भी एक तरीके का नहीं होता सबको, आपने देखा होगा। ग्रेड 1 हम कहते हैं वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, छोटे छोटे, जो कि बहुत कॉमन है। ग्रेड 2 में रेड दाने जो आप देखते हो आने शुरू हो जाते हैं। ग्रेड 3 में पस होना शुरू हो जाता है। एंड ग्रेड 4 जो सबसे सिवियर एक्ने होता है, प्रॉपर सिस्ट और गांठें बनती हैं कुछ लोगों के। तो ज़्यादातर लोग हमें ग्रेड 1 ग्रेड 2 में मिलते हैं, बट हाँ, ग्रेड 3 ग्रेड 4 में भी लोग आते हैं कई बारी। सो ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द ग्रेड, किस ग्रेड में मरीज आ रहा है उसी हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लानिंग करते हैं फेस की। अब ट्रीटमेंट प्लानिंग की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन आपने अगर मान लीजिए मुझे पिंपल हो, बहुत इचिंग होती है, हम लोग सब फोड़ते हैं, दबाते हैं, मतलब उसे खुजलाने की कोशिश करते हैं। क्या पिंपल्स होने पर क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी गलती वही है कि आपको उसे नहीं खुजलाना है। सबसे पहले तो अगर कोई पिंपल आया है तो पहाड़ नहीं टूटा है, थोड़ा सा टाइम दीजिए उसको, देखिए आपकी रेजीम में क्या गड़बड़ था, कोई नई चीज़ तो नहीं शुरू करी।
आजकल बहुत कॉमन ट्रेंड है सोशल मीडिया की वजह से, एवरीबडी इज ट्राइंग, बहुत टेम्पटिंग प्रोडक्ट्स हैं, हर कोई सोचता है मैं ये लगा लूँगा या लगा लूँगी तो कुछ और हो जाएगा, एंड दे आर यूजिंग एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। कई बार उससे आपका बैरियर डिसरप्ट होता है और एक्ने बढ़ता है। तो ये आप चेक करो, कुछ नया तो नहीं लगाया था, वो छोड़िए। प्लस जहाँ पिंपल है, आपने बिल्कुल ठीक बोला आशु जी, उसको दबाइए नहीं, बिकॉज हमें स्कारिंग नहीं चाहिए। वंस यू गेट अ स्कार, अगर वहाँ गड्ढा बन गया वो ख़त्म नहीं हो सकता। उसको लाइट करने के लिए बहुत से टूल्स हैं हमारे पास, आजकल लेज़र्स हैं, बहुत सी मशीन्स हैं, एंड बहुत मरीज़ आते हैं इस चीज़ के। उसके बाद भी स्कारिंग एक लिमिट तक ही इम्प्रूव हो पाती है। सो बट स्कारिंग को प्रिवेंट करना बहुत आसान है। अगर आप उसको नहीं दबाएंगे, नहीं छेड़ेंगे, नेचुरली हील होने देंगे, तो 99% गड्ढा नहीं बनेगा, वहाँ स्कारिंग नहीं होगी। तो ज़्यादातर स्कारिंग सेल्फ इन्फ्लिक्टेड होती है। तो पिंपल्स होने पर हमें उसको दबाना नहीं है, उसको नहीं ठीक होने दबाना है, थोड़ा सा वक्त देना है, देखना है मैंने क्या गलती करी, और उसके लिए फिर कुछ जेल्स हैं जो कि मेडिकेटेड हैं, क्लिंडामाइसिन है, एडाप्लिन है, बट बेटर है वो डॉक्टर से मिलके ही कंसल्ट करके लिखवाएं। बिल्कुल। डॉक्टर कालरा, जब हम बात कर रहे हैं इंडिया में, हमारे वेदर बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं, बहुत गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, फिर ह्यूमिडिटी होती है, फिर ठंड आती है अचानक से। ये जो वेदर चेंज होता है उसके साथ हम अपनी डाइट चेंज करते हैं, क्या हमारी स्किन की ज़रूरत भी या स्किन का खान पान भी समय के अनुसार बदलना चाहिए? बहुत ज़्यादा, आप अच्छी बात बोली आपने। हमारा फूड, हमारा एक गट स्किन एक्सेस है। हमारा जो गट है वो हमारे स्किन में बहुत कुछ कंट्रोल करता है। तो डेफिनेटली डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए अगर आप एक हेल्दी स्किन चाहते हैं। बट समहाउ मुझे लगता है हम इंडियंस ना हर चीज़ डाइट पे ले जाते हैं, कुछ भी हो। हम देखते हैं कुछ भी दवा लिखी या कोई भी कंसल्टेशन करी, पेशेंट चैम्बर से बाहर गया, फिर आता है सर आपने परहेज तो बताया नहीं। बहुत कॉमन थॉट प्रोसेस है, जो कि अच्छी बात है, बट हर चीज़ डाइट से लिंक नहीं होती, टू बी ऑनेस्ट विद यू। अगर आपको टेंडेंसी है, फॉर एग्जांपल मुझे एक्ने नहीं होता, एंड टचवुड ना हुआ है आज तक, है ना, तो डॉक्टर डर गए हैं यहाँ पर। ऑब्वियसली, बिकॉज उसको ट्रीट करना, हमें पता है कैसे ट्रीट करना है, बट इट टेक्स टाइम ऑफ कोर्स, इट कैन लीव मार्क्स एंड स्कार्स। तो अब मुझे एक्ने नहीं होता, सपोज हम दोनों डिनर पे गए, आपने पिज्ज़ा खाया, मैंने भी खाया, मुझे एक्ने नहीं आएगा, मुझे नहीं होता। आपको टेंडेंसी है तो आपको आ सकता है, तो वो चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। तो जो मैंने बोला, ऐसा नहीं है कि जिसको नहीं टेंडेंसी है वो भी ब्रेकआउट करेगा, है ना, और ये चीज़ें बड़ी सब्जेक्टिव होती हैं। सोशल मीडिया पर कई सारी चीज़ें कही जाती हैं कि आप चीनी मत खाइए, चीनी खाने से पिंपल होते हैं, तो ये नहीं होता है? नहीं होते हैं। देखिए, अगर आप ज़्यादा ऐसा कुछ फूड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो फिर बॉडी में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो फूड होता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है, उसकी वजह से आपको एक्ने अपीयर हो भी सकता है। बट अगर आप कभी कभी खा रहे हैं और आपको एक्ने की टेंडेंसी नहीं है तो ज़रूरी नहीं है एक्ने हो। बट डेफिनेटली जो ट्रिगर्स मैंने बोले, शुगर है, जंक फूड है, मैदा है, ऑयली फूड है, ये एक्ने की टेंडेंसी बढ़ाता है। बिल्कुल सर, हम देख रहे हैं इंडिया में लोग वेट लॉस के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत फॉलो करते हैं, क्या उसकी वजह से भी स्किन को कोई हार्म होता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग आप अगर सही तरीके से कर रहे हैं तो यूजुअली हार्म नहीं होता है, बट डेफिनेटली एक डाइटिशियन की एडवाइस में करें। आपको कैलोरी डेफिसिट के साथ साथ प्रोटीन अपना रिक्वायरमेंट पूरा रखना चाहिए, बिकॉज उससे आपका फिर मसल मास भी लो ग्रेड होता है, एंड यू गेट अदर स्किन प्रॉब्लम्स अपार्ट फ्रॉम ब्रेकआउट। हेयर फॉल बहुत बढ़ता है लोगों का, हमने देखा है जब इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। सही प्रोटीन, सही मिनरल्स अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो हेयर फॉल भी बढ़ता है। और भी स्किन कंसर्न जो स्ट्रेस रिलेटेड हैं, जैसे कुछ लोगों को सोरियासिस है या कुछ लोगों को इचिंग की प्रॉब्लम है, वो चीज़ भी बढ़ सकती हैं, बिकॉज बॉडी स्ट्रेस में जाती है, और जब भी बॉडी स्ट्रेस में जाती है तो कॉर्टिसोल सिक्रीट होता है जो कहीं ना कहीं स्किन को हार्म करता है। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे सारे यूजर्स को, आपको पिंपल्स के लिए, मॉनसून में होने वाली स्किन प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करना चाहिए? डेफिनेटली अपनी हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, राइट प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, अपना खाना ठीक रखना चाहिए। मेक श्योर खाने में आप कुछ प्रोटीन ले रहे हैं, कुछ हरी सब्जियां ले रहे हैं, कुछ नट्स ले रहे हैं। और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो कोई संकोच ना करें, अपने आसपास एक प्रॉपर सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को सर्च करें और उनको दिखाएं, ना कि ओवर द काउंटर और होम रेमेडीज़ में जब एंड में बात पूरी ख़राब हो जाए तब पहुँचें। और डैंड्रफ के लिए? डैंड्रफ के लिए भी मैं यही बोलूँगा, अगर डैंड्रफ है तो पहले तो फ्रीक्वेंसी ऑफ शैम्पूइंग सही करें, और एंटी डैंड्रफ शैम्पू को भी एक सही तरीके से इस्तेमाल करें। लोग क्या गलती करते हैं, शैम्पू लगाया और 1 सेकंड बाद पानी खोला और धो लिया। एंटी डैंड्रफ शैम्पू एटलीस्ट 3 to 5 मिनट्स स्कैल्प में छोड़ें, लेट इट एक्ट ऑन दैट एरिया, तब उसको वॉश करें।
थैंक यू डॉक्टर कालरा। ये तो डॉक्टर कालरा जो मैं बता रहे थे कि मॉनसून में होने वाली स्किन प्रॉब्लम्स, हेयर प्रॉब्लम्स, डैंड्रफ को कैसे कंट्रोल किया जाए, और आपको सिर्फ होम रेमेडीज़ के भरोसे नहीं रहना है, डॉक्टर के पास आना है ताकि सही इलाज मिल सके और जो चीज़ें खराब हो रही हैं उसे बचाया जा सके। थैंक यू।